बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है, मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान से। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की बजाय वो हुकूमत के साथ मिलें, कानून साजी में हिस्सा लें और हुकूमत का हाथ बटाएँ, कानून साजी की जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन मामलात जो है वो सुलझ नहीं पा रहे। ना मौलाना मान रहे हैं, ना तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत चल रही है। बातचीत कहाँ पहुँचेगी, ये मामलात कहाँ पहुँचेंगे, इस पर हम आज बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल कहाँ पे जा रही है और आवाम कहाँ पे खड़ी है। और फिर ये कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है, इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और आज तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत थी डल्ला जेल में और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने आज फिर मीडिया टॉक की और वो जो है वो वोट को इज्जत दो के नारे से मुतल्लिक उन्होंने खासी बातें की और ये भी कहा है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जो चाहूँगा वो होना चाहिए और जो मुज़ाकरात जिस तरह के मैं चाहता हूँ वहाँ होने चाहिए। हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं इससे बात होगी। मकसद आज मौजूद होंगे कादर मंदोखेल साहब, पीपल पार्टी से तल्लुक़। कादर भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। मलिक अहमद खान भच्चर साहब से बात करेंगे तहरीक इंसाफ से। मलिक साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। आमना हसना में ज्वाइन करेंगी, उन्हें कोई थोड़ी सी एमरजेंसी हो गई थी, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करनी है मुस्लिम नून से, उनसे बात करेंगे। कादर मंदोखेल साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा कि जो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, कभी प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो जाते हैं मौलाना साहब के पास जाके उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, फिर वज़ीर आज़म जो है वो जाते हैं और तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मौलाना उनके साथ बैठे। मौलाना साहब इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गए हैं सर कि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ उनके पीछे पड़ी हुई है, तो क्या मौलाना मान जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की पुरानी दोस्ती है और एक दूसरे के साथ सियासी लोग मुलाकात भी करते रहते हैं और अभी चंद महीने पहले हमारे साथ एहतियाती भी थे पीडीएम हुकूमत में। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पीटीआई को देख ले, पीटीआई को तुमने हरी झंडी दिखा दी है। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ये कहा, जो तहरीक इंसाफ को जो वक्त आया था उसे एक दिन पहले उसने कहा कि हम उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। ठीक है। और मौलाना साहब और पीटीआई की जो आपस में जो गाली गलोच, वो तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। तो यकीनन मौलाना साहब एक पॉलिटिकल रहनुमा है और वो इसी हिसाब से वो फैसला करेंगे। और फैसले के हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसकी वजह ही है मौलाना साहब का सिंध में एक एमपी नहीं है, न एमएनए पहले भी था, ना पंजाब में, बलूचिस्तान में माजी ज्यादा सीटें ली है। मौलाना साहब की अगर बेनिफिशियरी है तो वो पीटीआई है, क्योंकि मौलाना साहब अपने आबाई इलाके बेटे समेत हार चुके हैं और उनकी जो सीटें हैं वो पीटीआई को दी गई है। वजीरिस्तान की सीटें जहां अली वजीर मोहसिन दाऊद के मुकाबले में तो इमरान खान साहब भी नहीं जीत सकते थे, वो सीटें उनको दे दी है। तो मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिलकर तो तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे? यहाँ कराची सिंध में तो एक भी सीट नहीं था, पंजाब में तो एक भी नहीं था, तो वो दावा किस बात करे? बलूचिस्तान में माजी ज्यादा सीटें उनकी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब के पास पीपल्स पार्टी खास तौर पे या मौजूदा हुकूमत के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो एहतियात कर ले। और यकीनन मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है, उनको ये पता है कि बलूचिस्तान हुकूमत में इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है, पुख्तनख्वा हुकूमत में, चाहे गवर्नरी की सतह पे हो पंजाब का या बलूचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ उसको ये चांस मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब की जो 8 सीटें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 उनकी सेनेट में और 8 कौमी असम्बली में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास 224 की रिक्वायरमेंट है 2/3 मेजॉरिटी के लिए बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए। ठीक है। और 213 हुकूमत के पास मौजूद है और मौलाना साहब का 8 मिला के तो ये बन जाते हैं, समझ लें 221। तो 2-3 वोट की जरूरत पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत की तो कोशिश होगी मौलाना साहब को हर शर्त पे अपने साथ मिलाएं। तो कादर भाई, प्रेसिडेंट साहब भी पहले मिले, अब वज़ीर आज़म मिले हैं, तो जो डिमांड्स हैं कुछ मौलाना साहब की तरफ से, आपको लगता है कि ये डिमांड्स पूरी होने वाली हैं या हुकूमत जो है वो कर पाएगी तो साथ बैठ जाएंगे उनके? देखिए, मौलाना साहब को मौजूदा हुकूमत के अलावा पीपल्स पार्टी या नून लीग ही सब कुछ दे सकती है। पीटीआई के पास क्या है देने का? पीटीआई तो अपनी खाल बचाने के लिए मौलाना का जो शेल्टर ले रहे हैं, और वो भी मीडिया पे खबर आ गई है 2 सेनेटर उनसे मांगे, वो भी उन्होंने उसको जवाब नहीं दिए या इनकार किया। तो वहाँ पे 2 सेनेटर उसको मिल रहे हैं, यहाँ उनको गवर्नरी भी मिल सकती है, यहाँ बलूचिस्तान हुकूमत में उनको शेयर भी मिल सकता है और ऐन मुमकिन है कि गवर्नरी मिल जाए, वज़ीर आला भी मिल सकता है, खैबर पख्तूनख्वा भी मिल सकता है।
तो मौजूदा हुकूमत के पास तो बहुत कुछ है देने का, लेकिन मीडिया के पास कुछ नहीं है। 2 सेनेटर भी दे दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं देने वाले। ठीक है, मलिक अहमद बचट साहब, आप सर बताइएगा कि मौलाना साहब के साथ पहले आपकी बातचीत चली, फिर डेडलॉक पैदा हो गया। कभी हम सुनते हैं कि अचक ज़ई साहब को जो है वो मैंडेट दे दिया गया है बात करने का, फिर सुनते हैं जी कि नहीं मैंडेट नहीं मिला, कोई कमेटी बन गई है। तो कहाँ तक संजीदा है तहरीक इंसाफ के कोई बातचीत आगे बढ़े, या हुकूमत के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, या मौलाना साहब के साथ बात आगे बढ़ाने के लिए? जी जावेद भाई, मैं इस सिलसिले में मंदो खैर साहब ने जो बात की है बिल्कुल उसको वो ठीक कह रहे हैं कि हमारी उनके साथ काफ़ी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो पहले तलखी थी जी वो मौजूद थी, और सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात है कि वो तलखी ख़त्म हुई है हमारी मुलाकात से। ठीक है, जिस तरह हमारे डेलीगेशन जाते रहे, मौलाना साहब से मिलते रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलते रहे, तो उसमें काफ़ी कमी आई और होना भी यही चाहिए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जमात में देखें, ये तो उनका अपना फैसला होना है कि उन्होंने किस जमात के साथ जाना है, किसी के साथ सिर्फ ये जो इस वक्त एक तहरीक चलने वाली है उसमें उन्होंने साथ चलना है, या आगे कोई इंतखाबी इत्तेहाद। तो बहुत बात की बातें होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप मिल के एक तहरीक चलाते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी अलग-अलग इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा, बट उससे पहले उन्होंने जो तहरीक थी वो इकट्ठी चलाई। हाँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना जी, ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग तो चलती हैं, और फिर साथ साथ ये ग्रो करती हैं कि क्या जिस जमात के साथ हम एजिटेशन में इकट्ठे जा रहे हैं या एहतजाज में इकट्ठे जा रहे हैं, तो क्या उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सियासी जमातों में तो आखिरकार सियासी जमात चूँकि एक इंडिपेंडेंट ये सियासी जमात है तो डायलॉग तो होता है। दूसरी बात यह जी कि जो जितनी भी ज़्यादा तलखियाँ हों, आखिर बात इसी पे ख़त्म होती है। ख़ुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक ज़माने में, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, इससे बहुत ज़्यादा तलखी थी, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक उनका एक साइन हुआ मिसाक़ जमहूरियत का, तो उसके बाद वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को कोई, अगर वो KPK में और बलूचिस्तान में कोई डायरेक्ट हमारे अराइवल्स हैं जो उनकी सीट्स पे हमें, लेकिन सर सवाल ये पैदा हो रहा है साहब, उस वक्त निकलते हैं जब कादर मंदो खेर साहब ने जो है वो इस बात की तरफ इशारा किया कि तहरीक इंसाफ के पास है क्या मौलाना फजल रहमान को देने के लिए। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो भी इत्तेहाद इस वक्त, देखें उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें ना, तो वो कह रहे हैं जी कि हमने 2024 के इलेक्शन के खिलाफ हम उस जमात के साथ होंगे, अपोजिशन के साथ होंगे, क्योंकि उनके नज़दीक हमारे नज़दीक ये इलेक्शन गलत हुआ है। फॉर्म 47 पे पंजाब में गवर्नमेंट बनी, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून को खसूसन बहुत ज़्यादा नवाजा गया, पंजाब में तो बिल्कुल हमारे से गवर्नमेंट छीनी गई और हमारे सामने छीनी गई कि हमें पता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हमारे जीते हुए थे, तो उनसे गवर्नमेंट लेके तो वो मुस्लिम लीग नून को दी गई। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी लेने देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब कई जमातें होती हैं, जब वो एक एजिटेशन इकट्ठी शुरू करती हैं, जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म पे वो अलहदा भी लड़ सकती है। हमारा जो बुनियादी जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, जिसमें अचक ज़ई साहब हैं, तो वो भी तो इस वक्त जमातों को हम यही, मैं खुद जमात इस्लामी के जब हम गए उधर मंसूरा, तो उनको यही दावत दी कि फर्स्टली आप पहले आप हमारे साथ आएँ, हम इस चीज़ को इकट्ठा लेके चलते हैं, उसके बाद देखिए फैसला होते हैं, उसके बाद कि जब इलेक्शन हो, भी इलेक्शन का तो देखिए क्या बनता है, होता है नहीं होता, क्या होता है, कब होता है, कोई नया कट्टा खुल जाता है, उसके तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी को बंदर बांट की तरफ कोई जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बलूचिस्तान और KPK जो सर मलिक रफीक रजवाना साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। बट साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। हम बात कर रहे हैं सर कि पहले प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो गए मौलाना साहब के पास, फिर वज़ीर आज़म गए मौलाना साहब के पास, तो क्या कोई पैकेज डील हो रही है? किस बात पे जो है वो चीज़ें आप जो है वो हेल्प मांग रहे हैं, कानून साजी पे या हुकूमत साजी पे? तो सबसे पहले तो ना मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ और ना ही मैं उन मुलाकातों में मौजूद था, ना मैं तीनों लीडरों के दिल में मौजूद हूँ। ठीक है ना जी, बात तो एक असेसमेंट की हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए उनका पुराना ताल्लुक है, सारे बड़े सियासतदान मेल जोल है, तो अगर
अगर बफर महाल पार्लियामेंट में पुराने साथी भी हैं, पीडीएम का साथ भी दिया उन्होंने, तो बात यह है कि अगर वो मिले हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की कौन सी बात है। या जेर बहस तो जरूर आएगी क्योंकि वो हमारे साथ इस वक्त हुकूमत में नहीं है, इसलिए जेर बहस जरूर आएगी और वो एहतजाज भी करते हैं, मगर फिर भी पुराने दौर से सियासत में कोई ऐसी बात नहीं होती कि मिलने के डायलॉग के बाद बंद हो जाए। तो मलिक साहब, आपने कहा कि डायलॉग के दरवाजे जो है बंद नहीं होते, तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, कुछ पेशरफ्त होने के इम्कान है? लेकिन मैं तो एक बात का कायल हूँ कि मुल्क को चलाने के लिए अगर तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत भी अगर मुज़ाकरात हो तो करने चाहिए। अच्छा। 9 मई के बाद क्या अदालतों में चल रहे हैं और साथ ही 9 मई की डिस्कशन जो है जब बैठे हुए तो वहाँ पर भी 9 मई की बात हो सकती है और वो अपने आप की वजाहत करनी चाहिए। पीटीआई को अगर मुज़ाकरात होते हैं 9 मई के बारे में और बाकी मामले अदालतों में, और अब अपना जो सियासी जमातें हैं उनका हक बनता है कि वो अगर पीटीआई मुज़ाकरात में शरीक होती है तो उनसे पूछे 9 मई के वाक़यात के बारे में। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या है और पीटीआई ने सपोज टू क्लैरिफाई। लेकिन रिजवाना साहब, जब अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की सर, तो उनका तो कहना है कि मैं तो बैठना पसंद नहीं करता था अपना उनके साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर मुज़ाकरात तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं सर? आपने तो मेरे से सवाल पूछा है तो एक खबरें गर्दिश करती हैं, बयान आते हैं, कोई हुकूमती ओहदेदारान कहते हैं कि बिल्कुल बात नहीं करते, कि कहते हैं गैर मशरूत माफी मांगे। हाँ जी। इस कंटेक्स्ट में आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने अपनी एक जाती राय दी है। ठीक है सर। In the larger interest of the country, which is the need of the time, है वक्त फिर हाथ से आता नहीं। जी कादर साहब आप सर बताइएगा कि अभी जो बात चल रही है, आज भी उन्होंने जो है वो तोशाखाना केस की थी, समाअत थी, उसमें उन्होंने मीडिया टॉक की। सर आप वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, सर थोड़ा समझाइएगा कि ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब क्या है, कि कोई मुल्ज़म या कैदी को जो है ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से मीडिया टॉक करे, अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो कोर्ट में पेश हो, अपनी मर्ज़ी के साथ जाए? सर देखिए, ओपन ट्रायल हो या ओपन ट्रायल इनसाइड ट्रायल हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जो गवाह या जो शवाहिद मौजूद होंगे वो पेश होंगे। ठीक है। या अनोखा लाडला जो ना अजीब किस्म के पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलते कि एक सजा याफ्ता शख्स डायरेक्ट वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हो जहां उनकी जरूरत भी ना हो। अब वो चाहता है कि ओपन ट्रायल हो जाए जनरल फेज गैंग की। जनरल फेज ने जो गुल खिला है 2018 में, जो कत्ल गारत उस शख्स ने की है, जो पैसा लूटा है, खुद मैं आपके सामने एक विक्टिम बैठा हूं जो एक एमएनए के लिए, जिसको मैंने नायल करने के लिए केस किया हुआ था। तो जनरल फेज ने सेक्टर कमांडर आईएसआई के दफ्तर में मुझे कराची में बुलाया, मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंदोखिल समेत 1.5 घंटा मुझे अरगमाल बनाया, मुझे एमएनए शिप की, सेनेटरशिप की ऑफर की है, फिर उसके बाद 15 से 20 करोड़ की कैश की ऑफर की। जब मैंने इनकार किए तो कत्ल की धमकियां देने लगा। अच्छा। किसी तरीके से उनको लारे ले पे दे के मैं बाहर निकल आया। आते ही फिर मैंने छोटे भाई को फोन किया, मैंने कहा अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो जनरल फेज के जो 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 वो है छेले है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। मेरे बाद 4 वकील और भी घर मौजूद है। और ये बात उस वक्त मैंने कही, मैंने अपनी क़यादत के सामने भी ये बात रख ली है जब जनरल फेज कोर कमांडर पेशावर थे 20 अप्रैल 2022 में। उस वक्त भी मैंने नसीम ज़ेरा के और अनिका जहां जीटीवी में थे, उस वक्त भी ये बात मैंने की, आज भी यूट्यूब में मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जनरल फेज को जिसने 9 मई के सारी साजिश की है, जिसने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए जेएचक्यू पे धरना किए, जिसने बांग्लादेश मॉडल की तैयारी करे, तो इस शख्स को अगर किसी थानेदार के हवाले कीजिए 2 जूते पड़ेंगे। ये तोते की तरह बोलेगा कि उन्होंने इमरान खान और इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिश की है, किस तरह फौजी जो ना वो बगावत करने की कोशिश की है
और जेल के अंदर रह के अभी भी देख के 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल पकड़ा गया, 1 डीएसपी पकड़ा गया, जहां अभी भी वो बांग्लादेश मॉडल की साजिश कर रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ इमरान खान को ये फिक्र है। पहले दिन उसने ये कहा कि जनरल फैज का जो केस है वो आर्मी का अंदरूनी मामला है। दूसरे दिन बयान दिए जनरल फैज कौमी असासा है, और उसके बाद उसने ये मुतालबा किया कि जनरल फैज का ओपन ट्रायल आर्मी एक्ट 1952 के तहत आर्मी का अंदरूनी मामला है, जहां लेकिन या अंदरूनी मामले के साथ साथ जो सियासतदान मुलव्वस है उनकी भी नाम आएंगे। तो ये इमरान खान साहब जो घबराहट की निशानी है, पहले वो लाखों के मुजमे में तो इसका ये बात कहते थे घबराना मत, आज वो क्यों घबरा रहा है? आज तो पता है कि इसने जो करतूत जनरल फैज गैंग के साथ उन्होंने खेले, तो सर इसका मतलब कादर भाई पता है कि कोर्ट मार्शल को ये अदालत में मेरा केस जाएगा। इसका मतलब है सर कि उनका जो केस है वो भी मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है। फिर देखिए, अगर जनरल फैज नाम ले ले कि जावेद बलोच या कादर मंदोखेल हमारे साथ मुलव्वस है या इमरान खान फौजी अदालत में चलेगा। सर मैं मुलव्वस नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ मुलव्वस, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ आपको मेरा। अच्छा चलें सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं तो मैंने वैसा अमेरिका को भी इंटरव्यू दिया है, मैंने तमाम चैनल पे मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालबा कर रहा हूँ कि मेरे मुद्दत पे FIR दर्ज के, अगर मैं साबित नहीं कर सका, तमाम सबूत मेरे पास है, तो मेरे कोर्ट मार्शल करे, मुझे फांसी चढ़ा दे, मगर इस गैंगस्टर को ना छोड़े। चलें ठीक है कादर भाई, हमें मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल क्या है और आवाम कहाँ खड़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।